कहा जाता है जो विषकाल का दौर चल रहा है इस देश में, इस दौर में यदि सच्चाई सुनने के लिए भी आप आए हैं तो आप उतने ही रिस्क लेके आए हैं जितनी रिस्क लेके हम बोलते हैं। जितनी तकलीफ और जितने टारगेट पे हम लोग हैं बोलने वाले, उतने ही टारगेट पे आप भी होंगे क्योंकि आप हमको सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ कोई उद्योगपति यदि मुझसे बात भी करता है, कोई सेल्फी भी लेता है तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता, क्योंकि यदि सेल्फी भी उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो पता नहीं कब इनकम टैक्स और ईडी का नोटिस आ जाएगा। ये इस संक्रमण काल में हम जा रहे हैं। हम फिर आते हैं उस क्विट इंडिया पे, भारत छोड़ो, करो या मरो। आज 81 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज हम इस बात के लिए यहाँ उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी को धन्यवाद देने नहीं आए हैं। आज फिर से समय आ गया है कि वही 1942 का आंदोलन की तीव्रता, उसकी जोत आज फिर से जलानी होगी हमारे सबके दिलों में, क्योंकि आज फिर देश खतरे में है, आज फिर संविधान खतरे में है, आज फिर वो तो अंग्रेज था जो बाहर से आया था। आज दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में से ही उठ के यदि हमारा ही अपना तानाशाह अपने सर पर बैठता है तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि रावण को राम ने मारा तो उसका सबसे ज्यादा दुख उसको इसलिए हुआ था कि विभीषण घर से निकला था। ये विभीषण जो हमारे देश में निकले हुए हैं, ये संविधान को दिमक जैसा काट रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हम याद करते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे की वो पार्टी को याद करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंट चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को बात करते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद इतना यू टर्न हो सकता है? क्योंकि जब ये देश ये मानने लगा है, इस देश में जो लोग ये कहते हैं कि देश की आजादी ही 2014 से बाद मिली है, उनके लिए 42 का आंदोलन बेनामी हो जाता है, उनके लिए महात्मा गांधी बेनामी हो जाते हैं, उनके लिए सिर्फ बचते हैं तो गोडसे और सावरकर बचते। यदि गोडसे और सावरकर ये प्रवृत्ति से हमें लड़ना होगा, यदि फिर से महात्मा गांधी के हत्या को रोकना होगा। मैं हत्या इसलिए कहता हूं, महात्मा गांधी जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि लाइट हैज गॉन आउट, लेकिन अपने ही भाषण में फिर से वो रेक्टिफाई करते अपने आप को कि मैं समझ सकता हूं कि महात्मा गांधी लाइट नहीं थे, उनकी एक विचार शक्ति की लाइट थी। एक पुरुष आदमी जिसका वजन 40-45 किलो का होगा, 2 पंचा, एक ऊपर वस्त्र एक नीचे वस्त्र, हाथ में एक लाठी, वो भी सहारे के लिए वो दंगों में कूद के बंगाल के दंगे रोक सकते थे। और आज जिस नूह के दंगे की बात हम करते हैं, जिस आज हम प्रदेश की बात कर रहे हैं हरियाणा की, वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। दंगे 15 और जब देश आजाद हुआ तब वहां पे भी भड़के थे। मेवात के मेव तब भी मर रहे थे, लेकिन जब मेवात के मेव महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी, हमारा वतन है भारत, हम भारत छोड़ के नहीं जाना चाहते, चाहे हम सब मर जाए, हमारी हत्या हो जाए। गांधी जी मेवात गए और गांधी जी ने मेवात में ये व्यवस्था की कि उसके बाद दंगे शम गए। जो भारत मां से प्यार करते थे वो तमाम मुसलमान यहाँ पे बसे बढ़े। आज उसी मेवात में फिर दंगे भड़कते हैं, उस मेवात में बुलडोजर चलते हैं, और आज महात्मा गांधी है ही नहीं। जो हमारा अभिभावक है वो पाकिस्तान से लोग आए, राजस्थान से लोग आए, ये रोहिंग्या लोग हैं, ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये मुसलमानों को उस टर्म में ले जाना चाहते हैं जिसे एक देशद्रोही का टैग उन पे लगे। अच्छा हुआ हाईकोर्ट में कम से कम थोड़ी बहुत तमीज रही कि हाईकोर्ट ने इस बुलडोजर सिस्टम को रोका है। 2014 के बाद हुआ क्या? राजनीति में पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है। शीतल भाई ने रिपोर्टिंग करते हुए कई सत्ता परिवर्तन देखे होंगे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत तक, लेकिन उतने सत्ता परिवर्तन में जो इमरजेंसी में भी खौफ नहीं था, वो खौफ आज क्यों है? आज ये अघोषित इमरजेंसी जो है, आपातकाल, इससे लड़ने के लिए कौन आएगा? शीतल भाई ने कहा कि किसी पे विश्वास मत रखो। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है,
क्या महात्मा गांधी ने जब 1942 में जब एक कॉल दिया था, करो या मरो, तो क्विट इंडिया, भारत, अंग्रेज भारत छोड़ो, तब कौन से अखबार महात्मा गांधी के साथ थे और कौन सा रेडियो स्टेशन महात्मा गांधी के साथ था? सब अंग्रेजों के कंट्रोल में था। कौन से उद्योगपति तब थे? क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध की बात हो रही थी और पूरा भारत का उद्योगपति, भारत का बिजनेसमैन ब्रिटिश के साथ खड़ा था, क्योंकि उसे लगा कि ये युद्ध की स्थिति है, पैसा कमाने का टाइम है, ये तो ऑर्डर पे ऑर्डर पूरे करने का टाइम है, क्यों साथ दे? सारे राजे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ थे, हिंदू महासभा भी अंग्रेजों के साथ थी, संघ भी अंग्रेजों के साथ था। जब सब कुछ अंग्रेजों के साथ था तो वो महात्मा गांधी हताश तो नहीं हुए, क्योंकि महात्मा गांधी को देश के आवाम पे विश्वास था, जो आज भी मुझे है और आज भी शीतल सिंह को है, आज भी पाठक साहब को है। आज यदि हम बोलते हैं तो हमारा सुरक्षा कवच मात्र इस देश की जनता है। हम जानते हैं अशिक्षित है जनता, जनता परेशानियों से जूझ रही है, जनता आत्महत्या करने पे उतारू है, हताश हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, कहीं बाढ़ तो कहीं पानी नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़ रहा है, वो जिंदा है, क्योंकि वो जानता है कि ये परिवर्तन होगा, उसके मन में आशा है परिवर्तन होगा। ये बार बार हमें क्यों नरेशन डेवलप करे कि वो अगली बार आएगा तो मोदी ही आएगा? कौन कहता है मोदी आएगा? क्या है मोदी? क्यों हम अंग्रेजों के जमाने में भी ब्रिटिश के सारे न्यूज़पेपर्स बताते थे, बहुत सारे संपादक अंग्रेज थे, तब भी वो बताते थे कि महात्मा गांधी बोगस है, ये आंदोलन में दम नहीं है। उसके बाद जनता ने विश्वास रखा, मोदी जी की ओरिजिनल असलियत देखिए। 2018 से लेकर 2023 तक, कर्नाटक चुनाव तक इस देश में 31 राज्यों के चुनाव हुए, 6 राज्यों में बीजेपी जीती है, बाकी राज्यों में जुगाड़ की सरकार है। मेरे पास या शीतल सिंह के पास और हम में से किसी भी स्टेज पे जो बैठा है, किसी के पास भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सिर्फ 6 महीने के लिए दे दीजिए। इस केंद्र की पूरी कैबिनेट यदि चरणों में नहीं लाई तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। आपका क्या चाणक्य है? कौन सा चाणक्य है भाई? ईडी के गन पॉइंट पे लोगों को लेके आप बोलते हो कि हम चाणक्य हैं। किन 6 राज्यों में चुनाव जीते? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य तो केंद्र के साथ रहते हैं, हमेशा हमने देखा है। आसाम और उत्तराखंड में यदि एमएलए की लिस्ट देखें तो ज्यादातर कांग्रेस से भरे हुए हैं। आसाम का तो मुख्यमंत्री कांग्रेस से उधार लिया हुआ है, उधार के सिंदूर पे सरकार। उत्तर प्रदेश में स्टेटिस्टिक उठा के देखिए, कोई मेरे आंकड़े नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके आप हर सीट का आकलन करिए। यदि बीएसपी ताकत से लड़ती तो 153 सीटों पे बीजेपी हारती, बीजेपी 60-70 पे निपट जाती। बचा क्या गुजरात? तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात की रीजनल पार्टी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या करेगी? जेल भेजेगी, इससे आगे क्या करेगी? फांसी तो नहीं देगी। और डर किसको है? जिसके नीचे रेले है उनको डर है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको डर है। हमारा क्या है? इस देश की जनता में बिल्कुल भ्रष्ट नहीं मानता। यदि 2% लोग भ्रष्ट हर सेक्टर में होते हैं तो पूरा सेक्टर भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन हमें हमारी ताकत लेनी चाहिए। किसान आंदोलन का बेहतरीन उदाहरण दिया। क्या हुआ किसान आंदोलन में? पूरे देश के मीडिया तो बता रहा था गलत। क्या देश ने माना? क्या मीडिया को माना? वो दृश्य आप भूले नहीं होंगे कि जब तथाकथित बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर जाते थे तो लोग खदेड़ देते थे, भागते हुए, कैमरा छोड़ के भागते हुए लोग देखे हमने। लेकिन सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। ये सरकार से ज्यादा बड़ी डरपोक सरकार मैंने 1947 से लेकर आज तक नहीं देखी। सबसे डरपोक सरकार है ये, जो बोलता है उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है क्वाइट इंडिया।
इंडिया, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ मैं मन की बात करूंगा और वही करूंगा जो मेरे मन को भाता है। एक हिंदी पिक्चर आई थी चाइना टाउन, उसमें एक विलन था, वो बुंदेलखंडी भाषा में बोलता था, मेरे मन को भाया कच्चा काट के खाया। ये मन की बात वो है, मेरे मन को भाया शरद पवार को काट के खाया, मेरे मन को भाया उद्धव ठाकरे को काट के खाया, मेरे मन को भाया इसको उठाया उसको उठाया। ये देश किसी एक राजनीतिक दल के बपोती नहीं है, ये देश यहाँ के आवाम की है। और मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ का आवाम जो है कितना भी परेशान हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं, वो सही समय पे सही बटन दबाता है। कर्नाटक में क्या हुआ, बजरंग दली का नाम लेके बटन दबाने की बात हुई। संविधान की शपथ लेने वाला आदमी बजरंग दली का नाम लेता है। मैं बजरंग बली के खिलाफ नहीं, मैं भक्त हूं बजरंग बली का, लेकिन मैं इतना छिछोरा हिंदू भी नहीं हूं कि चुनाव जीतने के लिए मेरे महान बजरंग बली को मैं मैदान में उतारूं। मेरे बजरंग बली की भी एक स्थिति है, मैं राम का भी पुजारी हूं, लेकिन राम का धनुष पे तूने पे बाण तब चढ़ेगा जब सामने अन्याय होगा। मैं राम को एटीएम जैसा कैश करना नहीं चाहता। जिनको राम पता नहीं है, जिनको रावण की पूर्ण रूप से अपने शरीर के अंदर आपकी स्थिति जो है, मानसिक स्थिति रावण की है, और राम का नाम लेते हो। रावण ने भी मरते समय राम का नाम लिया था, इनका भी अंतिम समय आया है, इसलिए ये भी राम राम कर रहे हैं। इस बात को हमेशा विश्वास रखिएगा। आज क्यों हमको फिर से एक बार क्विट इंडिया के मूवमेंट पर जाना होगा, और वो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहीं ऐसा नहीं कहा था क्विट इंडिया इंग्लिश, उन्हें कहा था क्विट इंडिया। सामने टारगेट था अंग्रेज। आज फिर से एक बार क्विट इंडिया का नारा देने की जरूरत है। क्विट इंडिया, टारगेट है तानाशाही सरकार। हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए का भ्रष्टाचार भी उजागर करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, यही चंद पत्रकार थे। तब यही संघी प्रवक्ता हमको कहते थे कि देखिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ईमानदार पत्रकार ये बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। और तब कांग्रेसी हमको कह रहे थे कि ये संघी है। आज हम कांग्रेसी हो गए और वो राष्ट्रभक्त हो गए, क्योंकि ये रोज अपनी नियत बदलते हैं, ये रोज अपनी चेयर बदलते हैं, रोज विचारधारा बदलते हैं। इनको सत्ता का मक्खन दिखता है और वो मक्खन खाने के लिए ये किसी भी हद तक, किसी भी लेवल पे नीचे उतर के उस मक्खन का स्वाद लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम मक्खन नहीं खाते, हम मक्खन की रक्षा करने वालों में से। और जब सवाल पूछने हैं, यदि पत्रकार होकर सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता को सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर पत्रकारिता क्यों करेंगे, भांडगिरी क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे धंधे हैं जिसमें पत्रकारिता से ज्यादा पैसा है। पत्रकारिता बहुत महंगी हो गई, शीतल भाई ने कहा, लेकिन महंगी पत्रकारिता में भी रास्ता निकलता है। क्या आज यूट्यूब जिंदा नहीं है? क्या हम जैसे लोग आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? कितने लाख रुपए की जरूरत है भाई? एक मोबाइल आता है 20,000 रुपए का, एक स्टैंड आता है 700 रुपए का। अच्छी क्वालिटी का स्टैंड लो तो। एक मोबाइल और स्टैंड पे मैं पिछले 4 साल से लगातार लोगों के साथ रूबरू करता हूं। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 21,000 भी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा यदि लोग सुनते हैं तो उसका कारण है क्योंकि सच्चाई परोसता हूं। सच्चाई परोसने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, सच्चाई परोसने के लिए किसी के मोहताज नहीं होता। यदि किसी ने कहा कि कल यूट्यूब पे बंदी आ जाएगी तो क्या करोगे? मैंने बोला यूट्यूब की बंदी आ जाएगी तो हम चलेंगे, बस स्टेशन चलेंगे, बसों में जाएंगे। बसों में आपने देखा होगा लोग खड़े होते हैं, जैसी बस भर जाती है निकलने के पहले एक सेल्समैन चढ़ता है, बोलता भाई साहब जरा 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट, बहन जी चुप रहिए, बच्चे को संभालिए 2 मिनट। ये नींबू का रस निकालने की मशीन, और वो मशीन बेच के चला जाता है। समय आया तो पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए उस लेवल तक जाने की हम ताकत रखते हैं। हम बस में चढ़ के बताएंगे कि बिल क्या आया है और इस बिल की ताकत क्या है और ये बिल कितना जनता को ये करने वाला है।
अभी शीतल भाई ने बताया कि औषधियों का बिल कैसा आया है। इसके पहले आरबीआई का एक सर्कुलर आया है, आप करोड़ों रुपए ले लीजिए, एनपीए हो जाइए, हाथ ऊपर कर दीजिए, फिर आपको 12 महीने का कूलिंग पीरियड है। जो पैसे आपने खा लिए वो विदेश जाके 12 महीने में बढ़िया अय्याशी करके वापस आइए, और 12 महीने कूलिंग पीरियड के बाद फिर बैंक में अप्लाई करिए पैसे के लिए, और फिर बैंक आपको पैसा देगी। ये कौन सा रूल है? और कोर्ट में नहीं जाएगा ये मामला। उन्हें कहा कि बैंक अब कोर्ट में नहीं जाएगी। बैंक कहती है कि कोर्ट में जाने खर्चे ज्यादा है, हम सेटलमेंट कर देंगे। इस देश का एनपीए 14 लाख करोड़ से की ज्यादा है, और ये मोदी आने के बाद का हुआ है, मोदी के पहले का नहीं है। और ये बार बार कहते हैं कि एनपीए का मतलब कर्जा माफी नहीं है, हमारे वसूली का अधिकार है। उन 14 लाख में से 13% भी वसूली नहीं हुई है। क्या सरकार इसकी जवाबदेही देगी? क्योंकि इनको जवाब ही नहीं देने। मणिपुर का इतना बड़ा मसला हुआ, मणिपुर इस देश का एक हिस्सा है, हमारा एक राज्य है, और 3-3.5 महीने से जल रहा है। और मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन कांग्रेस ने तो तथ्यात्मक बातें बहुत ही शालीन तरीके से गोगाई ने रखी। आज तो राहुल गांधी ने रुद्र रूप धारण किया, लेकिन गोगाई तो बहुत शांत रूप से बोल रहा था। उसका जवाब एक मस्करे से दिलवाते हो आप। एक दुबे नाम का आदमी खड़ा होकर बोलता है कि ये तो गरीब का बच्चा प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। अरे भैया, लाखों का सूट पहनने वाला और करोड़ों के प्लेन में अंडारी के घूमने वाला यदि गरीब का बच्चा हो, तो मेरे देश में हर घर में गरीब का बच्चा हो। ऐसा बच्चा तो हर एक को चाहिए। मैं भी गरीब होने को तैयार हूं। सवाल 81 करोड़ लोगों को अनाज देने का नहीं है। आनंद भाई ने सही कहा कि हमारा अधिकार है, ये किसी अपने एफडी तोड़ के नहीं दे रहा है। मेरा दूसरा सवाल है आनंद भाई, 1947 से लेकर आज तक ऐसा क्या हुआ कि इस देश की 81 करोड़ जनता सरकार के अनाज पे भीख पे जिंदा होने के लिए मजबूर हो गई है? ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं सरकार अपनी आर्थिक नीतियां ठीक करती? क्या मनमोहन सिंह जब आए थे तब स्थिति बेकार नहीं थी? हमको तो इंग्लैंड से कर्जा लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद राव साहब की सरकार आई, सोना भी वापस लाया। क्या आर्थिक नीति में ऐसा बदलाव किया कि तब कोई भीख अनाज लेने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि सबकी स्थिति यह थी कि वो खुद खरीद के खाएं। यदि आज आपने 81 करोड़ लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया, तो इससे आपसे ज्यादा पापी कोई नहीं है, और आपसे ज्यादा नालायक आदमी कोई नहीं है जो ये सरकार चला रहा है। किसानों को 6,000 रुपए देते हैं। मेरे घर में भी खेती होती है, मैं चैलेंज करता हूं 2.5 एकड़ वाले किसान को 6,000 रुपए में, और 2.5 एकड़ में क्या करके दिखाएगा? बीज तक नहीं खरीद सकता, खेत जोत तक नहीं सकता 6,000 रुपए में। और आप कहते हो सम्मान राशि। सम्मान राशि नहीं, आप भीख दे रहे हैं। और जिस भीख को आप दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके घर के लोग भीख मांग रहे हैं। आज मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा भीख मांग रहा होगा, तो मुझे यहां एयर कंडीशन कमरे में सोने का अधिकार नहीं। यदि इस देश के किसान 6,000 रुपए के भीख पे जिंदा है, इस देश का 81 करोड़ आवाम सरकार के अनाज के भीख पे जिंदा है, इस प्रधानमंत्री के गले के नीचे रोटी कैसे उतरती है, यह समझ के परे है। या ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जिसके सीने में दिल हो। सीना 56 इंच का और दिल 4 इंच का भी नहीं, तो क्या करे? जो 700 किसान मरने के बाद ये कहता हो मेरे लिए मरे क्या? जो पुलवामा में जो शहादत हुई है, वो शहादत होने दी एजेंसियों के इनपुट के बाद, उसके शरीर में दिल है? जो आज हजारों लोग मर रहे हैं। गवर्नर से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है मणिपुर की, आज पहली बार सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। उनके हिसाब से हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं मणिपुर में। क्यों? उसके बाद भी आपको क्रोध नहीं आता? सर्वोच्च न्यायालय का डंडा उठाना पड़ता है तब जाके क्रोध आता है आपको। ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति का क्या करो, 3 महीने के बाद उसको समझ में आता है कि मणिपुर जल रहा है।
मणिपुर की आग की आंच उसको 3 महीने लगती है पहुंचने में, उसके दिन में दर्द होने में, उसको क्रोध आने में यदि 3 महीने लगते हैं, तो इतने स्लो सोचने वाले इंसान को इस देश का क्या तरक्की करेगा वो? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अरे इस देश के जनता ने सबने तय कर लिया कि एक किला आज खरीदेंगे एक फैक्ट्री का, आने वाले 10 साल तक उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन बुक हो जाएगा। ये देश की लोक संख्या इतनी है, 145 करोड़ का देश है, इसलिए इसकी अर्थ जो एक क्वांटम बताते कि 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, ये हमारे पॉपुलेशन की वजह से। देश की तरक्की निर्यात से होती है, निर्यात में 200 अरब डॉलर का घाटा है। हम किस बिना पे विश्व गुरु हैं? महंगाई में हम मार खा रहे हैं, बेरोजगारी में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अभी तलाठी पटवारी की पोस्ट निकली 6000, 15,68,000 लोगों ने अप्लाई किया। 6000 पोस्ट के लिए 15 लाख बेकारी का आलम क्या है? पकौड़े तल के तो रोजगार कोई भी कमा लेगा। तो मैंने तो ऐसे दिल्ली में हनुमान मंदिर पे भिखारी भी देखे कि जो मोटरसाइकिल से आते, कपड़े बदल के भीख मांग के चले जाते। तो क्या भिखारी को रोजगार दोगे आप? ये कहोगे कि ये रोजगार कर रहा है, अपना भीख मांग रहा है? ये कला है भीख मांगना, क्योंकि ये भी मतदान की भीख ही मांगते हैं। ये कभी राजस्थान को महाराणा प्रताप के घोड़े की मां गुजरात की है करके जोड़ते हैं, तो कभी गंगा के साथ अपना जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इतना समर्थन क्यों दिया? 2014 में लोगों को लगा कि एक गुजरात का विकास का मॉडल आया है, एक विकसित गुजरात है। हमें महंगाई 100 दिनों में खत्म होगी, इस देश में बेरोजगारी 5 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। लोगों ने मोदी जी पे विश्वास रखा। 5 साल वो कह रहे थे कि इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, लोगों ने दिए। उसके बाद जब इन्होंने देखा स्थिति खराब हुई तो पुलवामा हुआ, फिर देश संकट में, मुझे मतदान दो, फिर लोगों ने मतदान दिया, साथ दिया, फिर आए चुनाव में। और यदि उनको ये लगता है कि वो पॉपुलर होकर चुनाव में आए, तो 37% वोट पे तो चुनाव में है। आज उनको इंडिया से डर क्यों है? आज इंडिया नाम का जो संगठन हो गया विपक्ष का, उससे डर क्यों रहे? ये रात को सोते तो इनको क्यों इंडिया आती है? ये अपने बूथ लेवल वर्कर को ये नहीं बताते कि बूथ लेवल पे काम कैसा करना, वहां पे भी जाके विपक्ष को कोसते। ये किसी विदेश की धरती पे जाते तो वहां पे भी कोसते हैं। किसी महिला सम्मेलन में जाके किसी महिलाओं का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, कुछ अच्छे अचीवर्स को सम्मानित करते हैं, उसमें भी जाके इंडिया को कोसते हैं। क्योंकि 24 घंटे ये जब रात को आंख बंद करते हैं, इन्हें वो इंडिया दिखता है और 2024 की हार दिखती है। इससे ये बौखला गए और इसकी बौखलाहट में अब आता है विश्वसनीयता किसकी? विश्वसनीयता चैनलों की, जो अलग परसेप्शन में परोस रहे हैं, अखबारों की जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन लेके सरकार की बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी ने कहा कि महंगाई कम हो गई है, तो भाई ये कहने की बात नहीं है, ये आवाम महसूस करती है कि महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई है। मेरे लड़के के लिए मुझे 10 जगह जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता, तो मैं अपने आप कहूंगा कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब तो घर में बैठ के 4 नौकरियां आई हैं। ये कुछ हो नहीं रहा है, और जब चैनल बता रहे हैं तो जनता को समझ रहा है, जनता इस बात को समझ रही है। हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे, हम कोई समाज सेवा नहीं करते। मतलब दुर्भाग्य है इस समय का, यह अमृतकाल नहीं है, विषकाल है इस देश का। और इतना बुरा समय आया है देश पे कि जो पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करता है, उसे लोग महान मानने लगे हैं। ईमानदारी ये महानता हो गई है, जबकि समाज में ये अनिवार्यता होनी चाहिए। तो ये समय क्यों आया?
क्योंकि फिर क्विट इंडिया पे आए तो जैसा क्विट इंडिया के समय सारे उद्योगपति अंग्रेजों के साथ थे, आज भी सारे उद्योगपति इस अंग्रेज के साथ है, काले अंग्रेज के साथ सारे उद्योगपति लगे हुए हैं। सबको लगता है मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मणिपुर प्लांटेशन की वजह से जा रहा है, गांजा की वजह से जा रहा है, क्रिश्चियनिटी की वजह से जा रहा है। मैं उस पे नहीं जाता। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में स्त्रियों के साथ व्यभिचार हो रहा है, मणिपुर में हत्याएं हो रही है, ये लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपको लगता है वो गांजा की खेती करते हैं, आप अरेस्ट करिए, एक्शन लीजिए, इतनी बड़ी सरकार है आपके पास। आपको यदि जंगल खाली करवाने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अडानी सेठ ने, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, जंगल कटवाई दिए ना, कौन रोक पाया उनको? लेकिन आपको एक कम्युनिटी एलिमिनेट करनी है, आपको एक मैसेज देना है कि आप हिंदू हैं तो जीवित हैं, आप हिंदू नहीं हैं तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। और हिंदू भी कौन से, मैं जो कहता हूं वो हिंदू आप है तो फिर आप जीवित हैं। और 80% में 10% लोग हो सकता है इनका हिंदुत्व माने इस देश में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 70% हिंदू को इनका हिंदुत्व समझ में नहीं आता। इसीलिए बेरोजगार युवकों के हाथ में डंडे देके आप पत्थर तो फिकवा सकते हो, लेकिन वो सामाजिक क्रांति जो आप सोच रहे हो, जो भगवा भारत आप सोच रहे हो, वो हो नहीं सकता। ये भारत भगवा है। इस भारत को भगवा करने का ठेका किसने दिया आपको? ये भारत भगवा है, केसरिया है तो महाराणा प्रताप का केसरिया है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का केसरिया है। ये जो अपनी राजधानी जिस दिन उसने बनाई, और राजधानी में उसका आर्किटेक्ट जब छत्रपति शिवाजी महाराज का उनको ले गया आपने किले पे और बताया कि ये आपके महल से सीधा मंदिर का रास्ता है, आप सुबह सुबह पूजा करने जा सकते हो। तो छत्रपति ने सब कुछ करने के बाद पूछा कि मस्जिद कहाँ है? तो उसने कहा कि मस्जिद अपने यहां। उन्हें कहा 60,000 पठान मेरे फौज में है, वो ऊपर आएगा मुझे मिलने तो नमाज कहां पढ़े? और फिर मस्जिद बनाई गई। आज खबरें ये नहीं है कि किस मुसलमान ने क्या किया। आज रत्नागिरी कोकण का जिला है जहां बहुत सारे कन्वर्टेड मुस्लिम दिखते हैं। आज उस एक गांव है, वहां पे ऐसी स्थिति है कि क्या कभी आप में से बहुत सारे मुस्लिम लोग होंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कहीं दिवाली की नमाज पढ़ती है? उस गांव में दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है और गांव में मुसलमानों का प्रतिशत 10% भी नहीं है। जब अपने यहां लक्ष्मी पूजा करने के बाद पूरा गांव मस्जिद के सामने इकट्ठा होता है, मौलवी उनका स्वागत करता है, लोग मस्जिद के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सारे मुसलमान बंधु दिवाली की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मिठाई बनती है और उसके बाद पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। यह है मेरा हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान इनका कब्रिस्तान और शमशान वाला नहीं है। क्या हुआ कर्नाटक में? क्यों बोला येदियुरप्पा कि हलाल और हिजाब ये हमारे इशू नहीं थे? पूरे 5 साल उसको पानी देते रहे, पूरे 5 साल उसको घुमाते रहे, और चुनाव का समय आया तो आप कहते हो कि हिजाब हमारा इशू नहीं, हलाल हमारा इशू नहीं है। क्योंकि वो समझ गए थे कि कर्नाटक के हिंदुओं ने तय कर लिया था, ना हिजाब, ना हलाल, ना कब्रिस्तान, उन्हें चाहिए हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के फेवर में उन्होंने दिया। फिर किसी एक राजनीतिक पार्टी का फायदा होता है। यदि कल हिंदुस्तान के नाम से या अखिलेश का फायदा हुआ तो यह जरूरी नहीं कि कोई कांग्रेस के फायदे के लिए करता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल राज्य करते हैं। इसलिए ये फिर से मैं कहता हूं कि ये 42 का क्विट इंडिया जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने क्वाइट इंडिया किया है, अब समय आ गया है 2024 में कि फिर से एक बार क्विट इंडिया का नारा आपको देना होगा। इन तानाशाहों को घर बिठाना होगा।